हेलो फ्रेंड्स, आपको जेपी एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को ये बताते चलेंगे कि हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार से रिलेटेड, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या रेलवे की किसी भी तरह से हर एक एग्जाम के लिए तैयारी कराता हूं। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और बिल्कुल अगर ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलते ही रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करते चलेंगे। आपको अगर हमारे चैनल से कुछ सीखने के अगर मिलता है तो बिल्कुल शेयर करते चलेंगे, और समान ज्ञान का हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पे बिल्कुल एक वीडियो प्रतिदिन मिलते रहेगा। चलिए शुरुआत करते चलेंगे। और ऐसे ही प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न जो होंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न को बिल्कुल देखने के लिए, बिल्कुल कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोग क्लियर करते चलेंगे और शुरुआत करते हैं। और 1 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। द्विबीजपत्री कह सकते हैं कि एक ही बीज हो, उसके अगर खंडन करें कि 2 बीज निकले, यानी कि 2 तरह से बट जाए, वैसे कौन है। धान होंगे, गेहूं होंगे, दाल होंगे या मक्का होंगे, इनमें से कौन है जो द्विबीजपत्री, यानी कि द्विब मतलब 2 बीजों वाला पत्री होंगे, इनमें से कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दाल। आप दाल को देखेंगे तो दाल कोई भी अगर चीज हो उसको अगर तोड़ेंगे तब जाकर के दाल बनता है, और जो दाल में 2 बीज पत्री होते हैं, यानी 2 टुकड़ा होता है। धान को तोड़ेंगे बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएंगे, गेहूं तोड़ेंगे पूरी तरह से टूट जाएंगे, मक्का को तोड़ेंगे बिल्कुल एक बार जब टूट गया तो समझिए कि वो कभी नहीं जमता है। लेकिन अगर दाल को तोड़ते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरह से वो टूट जाते हैं और वो दाल बन जाते हैं, यानी कि दाल वाले जो बीज होते हैं उसको तोड़ सकते हैं, है ना। एक अनाज में 2 दाल होते हैं। आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस, दोनों के पैमाने वही होते हैं। दोनों के जो पैमाने नापने का जो संख्या होता है वो सेम होता है। और ये बिल्कुल याद रखेंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए सेम होता है, ना कि ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल होते हैं। टेम्परेचर, तापमान इक्वल नहीं होता, सिर्फ पढ़ने के लिए इक्वल होते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस या -140 डिग्री सेल्सियस। बताइए कौन है जो सिर्फ पढ़ने के लिए फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में, यानी कि सी में, दोनों में पढ़ने के लिए सिर्फ इक्वल होते हैं, ना कि दोनों का मान है जो इक्वल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि -40 डिग्री, है ना। -40 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये पढ़ने के लिए 40-40 जो है ये इक्वल होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे की बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है। बताइए इसमें से मच्छर है वो कौन से वर्ग में आते हैं। सर्वहारी है, शाकभक्षी है, वायु परजीवी है या अंतःपरजीवी है। इसका राइट आंसर आप बताना है कि मच्छर है जो किस वर्ग से संबंधित है, किस वर्ग से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर सर्वहारी है। मच्छर जो क्या है, सर्वहारी है। शाकभाजी मतलब साग सब्जी वगैरह भी खा लेते हैं। वायु परजीवी है और अंतःपरजीवी भी आपका मच्छर मिल जाता है ना। तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें कहता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग बताइए कौन है। हमारे आंखों में सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला कौन सा अंग है। इसका राइट आंसर है पहला कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक्टियस ह्यूमर, यह तीसरा ऑप्शन है लेंस, और चौथा है कच्चा द्रव जिसमें बीटीएस हामर बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ये 3 नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है लेंस इसका राइट आंसर है। क्या है, लेंस इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन, कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग लेंस है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, जिसमें कहता है कि उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एम मीटर का
या हाइड्रोमीटर का, वोल्टमीटर का, या थर्मोकपल का? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, थर्मोकपल। उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 6 नंबर, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन का होता है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो होता है, जिसको हम लोग अगर OMR शीट को भरने के लिए बॉल पेन का यूज करते हैं, उस बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है संयता, दूसरा ऑप्शन है कि बॉल क्या नियम, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, और चौथा ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, पृष्ठीय तनाव। क्या हो जाएंगे? पृष्ठीय तनाव। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे कि बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर की कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? कॉफी पाउडर में मिलाने जाने वाला जो चिकोरी होते हैं वो पेड़ के कौन से हिस्से, कौन से अंग से प्राप्त होते हैं? तना से, फल से, फूल से, या जड़ से? चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़ से। क्या हो जाएगा? जड़। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें कहता है 8 नंबर क्वेश्चन में कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीज को जब हम घर में रखेंगे भंडारण करने के लिए, तो बीजों को भंडारण करने के लिए या ज्यादा टाइम तक यानी पूरे 1 साल तक रखने के लिए उसको कैसे हम बचा करके, संग्रह करके, यानी कि अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं? पहला ऑप्शन है कि ठंड में और नम स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है कि गर्मी में और शुष्क स्थिति में, और तीसरा ऑप्शन है ठंड और शुष्क स्थिति में, और गर्म और नम परिस्थिति में चौथा ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि बीज को किस परिस्थिति में, किस स्थिति में हम रखेंगे तब वो संरक्षित में रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठंड और शुष्क की स्थिति में। ठंड और शुष्क की स्थिति बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तो डी नंबर के ऑप्शन, सॉरी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बताइए, नारियल का इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, खाने योग्य होता है? भूपोषण, भ्रूण पोषण, भ्रूपोष, अगला कहता है कि मध्य फल भीति, अंत फल भीति, या बाह्य फल भीति। आपको बताना है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो किसी के दिमाग में आ सकता है अंत फल भीति, यानी कि नारियल के अंदर वाला भाग को खाने, अंदर वाले फल की भीति खाने के योग्य होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रूण पोष। क्या हो जाएगा? भ्रूण पोष जो है इसका सही जवाब, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल कंफर्म होगा। नारियल का खाने वाला भाग क्या होता है? भ्रूण पोष होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसी में इसका भ्रूण में ही बीजा बनता है, यानी इसी को अगर रोपते हैं ना, तो जैसे ही अपन रोपिएगा तो उसमें से एक पेड़ वाला, बीज वाला जो आंख होता है उस तरह से आंख होता है और बीज वाला जो पौधा निकलता है। आगे अगर बात करें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के, तो निम्नलिखित में से कौन से यौगिक उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यौगिक है, यौगिक का उपयोग हम लोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का, जिप्सम का, कैल्शियम क्लोराइड का, और कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों वैसे सेम है। आपको ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग जो है शुष्क के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर ऑप्शन, और डी नंबर ऑप्शन वैसे सेम है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ए एंड डी। क्लियर? चलिए, एक है। वैसे आप एग्जाम में अगर जाइएगा तो उसमें एक ही कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे तो ए या डी। आपका टाइपिंग में मिस्टेक है तो इसमें आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो कहता है 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो बुझा हुआ चूना का बिल्कुल क्या है? फॉर्मूला यानी कि सूत्र होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? CaOH होल टॉस, CaO, CaCO3 या CaCl2। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CaOH होल टॉस, है ना? तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? अम्लराज यानी एकावेरिजिया का मिश्रण बताइए होता है। कौन होता है? अम्लराज का मिश्रण
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्रण नाइट्रिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन कहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक अम्ल। और चौथा ऑप्शन कहता है कि सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्रण नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, तथा नाइट्रिक अम्ल, यानी कि डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा के चलेंगे। आगे जैसे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन तथा श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान का तथा श्वेत फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। श्यान मतलब कह सकते हैं काला, यानी काला और सफेद फोटोग्राफी में उपयोग करने वाला कौन सा विलयन इनमें से है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, या सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल है डी नंबर ऑप्शन सही। भी सारे के सारे विकल्प क्या है? सही, जिसमें काला और सफेद दोनों फोटोग्राफी में यूज किया जाता है इस विलयन को। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा के चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, जिसमें कहता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के लिए क्या कारण हो सकता है। कौन से कारण से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, अभिनेत्र का जो वक्रता है वो अधिक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अभिनेत्र की फोकस दूरी अधिक होना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि नींद की कमी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना। अभिनेत्र का जो वक्रता है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के लिए अभिनेत्र की वक्रता त्रिज्या जो होता है ये अधिक हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। बताइए इसमें से सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इसमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट कहते हैं, एक केंद्रकाणु जिसको मोनोसाइट बोलेंगे, बिंबाणु जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, या रक्त जिसे लाल रुधिर कणिका या एंथ्रियोसाइट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी नंबर ऑप्शन, कि एक केंद्र काणु यानी मोनोसाइट हो जाएगा। एक केंद्र काणु यानी कि मोनोसाइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है? बताना है आपको। वातित पेय में, या दीवार पर किए जाने वाले पेंट में, या वर्षिस में, या प्रसितकों में। यानी इसका राइट आंसर को बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी CFC होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट, प्रसितको। आपको पता होना चाहिए प्रसितको मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। प्रसितको किसको बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जिसको बोल सकते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं इसको फ्रिज। तो फ्रिज में फ्रिजे का नाम है प्रसितको। आप प्रसितको यानी फ्रिजे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसको लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर, जिसमें कहता है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है। निम्नलिखित में से इसमें बताइए मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें जल का संतुलन के लिए उत्तरदायी। वो जल का संतुलन को उत्तरदायी होते हैं, यानी जल के जो संतुलन है, जल को पूर्ति करता है। हृदय होता है, यकृत होता है, गुर्दे होता है, या फेफड़े होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन गुर्दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुर्दे हो जाएगा। क्लियर? तो ये बिल्कुल हम लोग सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए चलेंगे। और लॉक लगाने के बाद आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव का क्या करता है? नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि, या हाइपोलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रिसाव नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
क्या, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरानी एवं नष्ट प्रायः, पुरानी एवं नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि लाल रक्त कणिकाएं है आरबीसी, क्या, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं की बात करें तो इसका जीवन काल पूरे 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का। 120 दिन के बाद एक कहां जाकर के नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद यानी कि मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन समाप्त होने के बाद कहाँ एक खत्म हो जाता है, यकृत में, अमाशय में, अस्थि मज्जा में या पलीहा में। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पुरानी यानी पुराना 120 दिन जब हो गया तो पुराना हो गया। पुरानी या नष्ट प्रायः जो है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहां जाकर के नष्ट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्लीहा में खत्म हो जाता है। कहां खत्म होता है, प्लीहा में। तो डी नंबर ऑप्शन को छोड़ेंगे नहीं, तो बिल्कुल मारते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। श्वेत प्रकाश का उसमें अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश जब किसी से विभाजन करता है तो सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 1-2 कलर नहीं, 7 रंग होते हैं। क्या रंग होता है, 7 रंग होते हैं। अब 7 यानी कि वर्ण माने रंगे होता है, वर्ण माने क्या होता है, रंग होता है। अब कहता है सभी अवयवी यानी कि जितने मौजूद इसमें कण होते हैं, रंग होते हैं, इसका विभाजन बंटवारा होता है, वो क्या कहलाता है। कहता है कि विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, विक्षेपण कहलाएगा या परकीर्णन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण, सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, विक्षेपण, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। 7 रंगों में विभक्त करता है, इसे विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, विक्षेपण कहेंगे। क्लियर। चलिए अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चना से कौन सा एंजाइम मिलता है। कहता है जाइमेज या मल्टेज, यह कहता है डाइस्टेज या यूरिएज। इसका राइट आंसर बताना है कौन सा एंजाइम मिलता है लाल चने से। लाल चना को खाइएगा तो आपको कौन सा एंजाइम मिलता है, तो राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, यूरिएज मिलता है। क्या मिलता है, यूरिएज। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर, जिसमें कहता है अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन है बात सही है। अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन, मृत्यु लाइन है ना। कहता है अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है जो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कहता है कि यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है, 180 डिग्री के अनुरूप होती है। यह एक सीधी रेखा है, यह एक बड़ा वृत्ताकार चाप है, यानी वृत्त यानी गोलाकार चाप है। या चौथा ऑप्शन कहता है यह भूमि के परिमाण से एक परे टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में कि कौन है बिल्कुल सही जवाब इसमें से कहा गया है। तो सही बात किसके बारे में कहा गया है, डी नंबर ऑप्शन के लिए सही बात कहा गया है कि यह बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। भूमि के परिणाम से परे, परे माने दूर, क्या एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। क्लियर। चलिए अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहता है कि पृथ्वी की किस अक्षांश से, पृथ्वी के किस अक्षांश पर सबसे लंबे दिन को, सबसे लंबे दिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी दिन कब होता है। हमारे अगर पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में सबसे बड़े दिन कब होता है और सबसे छोटी रात कब होता है, सबसे छोटी दिन कब होता है, सबसे छोटी बड़ी रात कब होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये कहता है कि पृथ्वी की किस अक्षांश पर, किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे यानी सबसे बड़े दिन को सूरज का प्रकाश 24 घंटा उपलब्ध रहता है। कहता है 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री के झुकान पर, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री के झुकाव पर, या 63 डिग्री के झुकाव पर, या 59 डिग्री और 51 मिनट के झुकाव पर। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री, है ना। कितना, 66.5 डिग्री। तक बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, के बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता मानव नेत्र खाली स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
बताइए, मानव के नेत्र यानी हमारी आंखों में कौन से जगह पर प्रतिबिंब छाया बनता है? कॉर्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, पुतली पर बनता है, या दृष्टि पटल पर बनता है? तो मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है। कहां बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे कि मानव नेत्र में दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? और ये आपका लास्ट नंबर यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन जो सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? बताइए, इंटरनेट के द्वारा मानव प्रोटोकॉल जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कौन सा चीज है? HTTP, HCTP या IP, SMTP या SLIP? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा, CTP या IP, है ना? CTP या IP इसका राइट आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और ये आपका बिल्कुल सबसे लास्ट था, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल तहलका मचा दीजिए। और आप सभी को तुम धन्यवाद, थैंक यू। और बिल्कुल अगर वीडियो में मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर करके चलेंगे। और अगले क्लास के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि नहीं बेहतर है तो बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा एक बनिए। थैंक यू।